हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीता मिश्रा। वेलकम टू माय क्लास। आज के वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने चैप्टर 1 के क्वेश्चंस बताए थे। आज जो मैं सेकेंड चैप्टर यानी सॉल्यूशन चैप्टर का बता रही हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर आपका 5 मार्क्स का है, जिसमें कि 2 मार्क्स के आपका एक क्वेश्चन आता है और 3 मार्क का आपका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2 मार्क के क्वेश्चन में हम कितना आंसर लिखें, है ना, 3 मार्क के क्वेश्चन में हमको कितना आंसर लिखना है। तो ये सब आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले जब भी आपको पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देनी है ना, उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे है, इसमें मैंने डिफाइन मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी, मैंने तीनों एक इसमें दे दिया है। तो अगर जैसे डिफाइन मोलारिटी दिया है तो मोलारिटी की डेफिनेशन आप लिखोगे। ठीक है। और उसके बाद उसकी यूनिट भी आपको लिखना है। ये नहीं आपको देखना है कि यूनिट तो पूछे ही नहीं तो हम क्यों लिखें। आपको क्वेश्चन में मोलारिटी या मोलालिटी या नॉर्मलिटी दिया है तो इसके डेफिनेशन के साथ आपको क्वेश्चन मतलब इसमें यूनिट भी लिखना है। मोलारिटी मोलालिटी में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे कि मोलारिटी अगर हमसे पूछता है तो मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। उसी तरह से मोलालिटी आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। और नॉर्मलिटी तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। तो इनकी डेफिनेशंस के साथ आपको इसका यूनिट भी लिखना है। ठीक है। उसकी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोलारिटी आपसे डेफिनेशन पूछा, इसका यूनिट पूछा और इसके ऑप्शन में यानी और में आपको इसी से न्यूमेरिकल, आपको इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। तो जैसे आप लोग में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा टफ लगते हैं, है ना। तो इसके लिए तो आप सेलेक्ट वो कीजिए जिसमें कि आपको डेफिनेशन और यूनिट वगैरह लिखना हो, तो आप वो वाला सब्जेक्टिव सेलेक्ट करो, न्यूमेरिकल आप सेलेक्ट मत करो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट इट्स एग्जाम्पल। इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम डेफिनेशन देंगे और एग्जाम्पल्स इसके लिखने हैं। इसके 4 एग्जाम्पल्स हैं आपके, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन देनी है ना। डिफाइन पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन, इसकी भी आपको डेफिनेशन ही लिखना है। अब यहाँ पे हम आते हैं इस क्वेश्चन में व्हाट इज राउल्स लॉ, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। अब इसमें राउल्स लॉ क्या है ये आप लिखोगे। ठीक है ना। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि व्हाट इज राउल्स लॉ ऑन अकॉर्डिंग टू नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, है ना, या वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो आप कोई भी आप राउल्स लॉ लिख सकते हैं। जब आपको ऐसा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या सॉल्वेंट कुछ भी नहीं दिया है तो आप कुछ भी कोई भी आप लिख सकते हैं और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको लिखना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि इस चैप्टर में आपके जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी आपका अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ही है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि राउल्स लॉ तो लिख दिया लेकिन एक्सप्रेशन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेरिवेशन कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। आपका जो राउल्स लॉ है वो लिख करके आपको इसका एक्सप्रेशन आपको निकालना है ना। पी ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा आपका राउल्स लॉ, पी ए इजक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है। उसी तरह से पी और वोलाटाइल्स लिक्विड का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी।
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। जब आप आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप पढ़ते हैं, ठीक है, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। तो आपको इनके एग्जांपल्स भी कम से कम 2 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं और वो एग्जांपल्स इसमें लिखने हैं। अब हम आते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन में, है ना। तो 3 मार्क का क्वेश्चन सबसे पहला आपका क्या, व्हाट इज हेनरी लॉ। आपको हेनरी लॉ लिखना है। अब ये नहीं कि लॉ लिख दिया तो उसका कुछ आगे लिखेंगे नहीं, लॉ लिखना है। लॉ के आगे आपको क्या एप्लीकेशन दिया है, तो इसके सिर्फ 2 एप्लीकेशन आपको लिखना है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए आपको उतना ही आंसर देना है। उससे आप सोचेंगे थोड़ा सा मैं और ज़्यादा लिख दूँ तो मुझे अच्छे मार्क्स, उससे कोई मतलब नहीं है ना। क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िए और उसमें कितना पूछा जा रहा है आपको उतना ही आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे मेंशन 3 डिफरेंस किया है तो आपको 3 डिफरेंस लिखना है दोनों में। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा जाता है राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आपका मार्क से ये क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो आप फिर भी 3 डिफरेंस या 4 डिफरेंस आप बेसिकली इसमें लिख सकते हैं। ये नहीं कि हम 5, 6 लिख दें, इसमें क्या होगा कि आपका टाइम भी जाएगा और जिस क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है फिर वो उतना टाइम आपके पास नहीं बचेगा, ठीक है। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इनका सिर्फ हमको डेफिनेशन यहाँ पे देने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट 3 डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। बुक आपके टेक्स्ट बुक में ऑस्मोटिक प्रेशर के 3 डेफिनेशंस दिए हैं, तो हमको ये नहीं कि एक ही डेफिनेशन को हम 3 बार लिखें। 3 डेफिनेशंस जो दिए उसके डिफरेंट टाइप्स है, उन 3 डेफिनेशन को आपको लिखना है ना। डिफाइन हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। इन सॉल्यूशंस के हाइपोटोनिक किसको कहते हैं, हाइपोटोनिक किसको कहते हैं, आइसोटोनिक किसे कहा जाता है, इनकी डेफिनेशन लिखना है। अगर एग्जाम्पल आप दे सकते हो तो आप इसके साथ इसका एग्जाम्पल भी दे दो, ठीक है। उसके बाद है 3 डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर भी आपको देना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के बीच में 3 डिफरेंस या 4 डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं। अगर इसमें एग्जाम्पल्स हैं तो आप एग्जाम्पल्स जरूर लिखिए, ठीक है। उसके बाद जैसे फाइंड द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर, इसमें H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 दिया हुआ है, तो इसकी मोलालिटी आपको फाइंड करनी है। इस चैप्टर में बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स जो है जैसे CBSE में तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन MP बोर्ड में न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं और हमेशा न्यूमेरिकल के ऑप्शंस में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता ही रहता है। अगर आप लोगों में से किसी को न्यूमेरिकल बहुत टफ लगता है तो आप इसको टच ना करें, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ही देखें। और अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें जो फॉर्मूला हमारा लगता है वो फॉर्मूला आप लिखेंगे तो उस फॉर्मूले के भी हमें मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। यहाँ पे 1 मार्क आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन हो जाएगा और 2 डिफरेंसेस में लिखना है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में, तो उसके 2 मार्क हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे 3 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ विल यू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर बाय बर्कले एंड हार्टले मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे बर्कले एंड हार्टले मेथड के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब और उसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम बना के आप उसका एक्सप्लेन करेंगे। इसमें इसके एडवांटेजेस नहीं पूछे हैं तो हम एडवांटेजेस अगर हमको आते हैं तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हाउ विल यू शो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है तो इसको आपको लिखना है। तो इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या ऑस्मोटिक प्रेशर को बेसिकली हम पाई से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई वी इज इक्वल टू NST। एस क्या है आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट है, जैसे कि हम उसमें करते हैं पाई वी इज इक्वल टू NRT लिखते हैं हम, है ना। ये इसमें
PV इज इक्वल टू गैस को लॉ में आप लिखते हैं ना, PV इज इक्वल टू nRT। RT आपका गैस कांस्टेंट है, लेकिन आपका इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू NST। तो ये n तो नंबर ऑफ मोल्स होगा, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, s आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी हम वांट ऑफ बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ चार्ल्स लॉ, ये सबको लेकर के हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ इज मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे मॉलिकुलर मास आपको निकालना है। ठीक है, ठीक, किसके हेल्प से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के हेल्प से। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाता है ना, ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये क्या है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम कैसे मॉलिकुलर मास फाइंड करेंगे, है ना, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो वो आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, mb इज इक्वल टू wb इंटू ma अपॉन wa इंटू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये इसमें आप जो मॉलिकुलर मास निकालेंगे इसका हो जाएगा। अब इसी के आगे के क्वेश्चन में हम आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आप किसको कहते हैं, इसको डेफिनेशन देंगे और फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप करेंगे। इसी में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका क्या है, आपका ये है एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये क्या है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये किससे, मोल फ्रैक्शन के कैसे रिलेटेड है, तो ये आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन से क्या रिलेटेड, यही डेरिवेशन आपको करना है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है ना। तो आपको क्वेश्चन को समझ करके उसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ इज मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइंड विथ इट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं और इसी के हेल्प से हम मॉलिकुलर मास कैसे फाइंड करेंगे, हमको वो लिखना है। इसमें भी आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका ये है, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एलिवेटेड ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, है ना। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, इसको आप डिफाइन करेंगे, जब किसी भी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है, नॉन वोलाटाइल, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा एलिवेट क्यों होता है ना, उसका रीज़न देना है आपको। और इसी चीज़ को आपको किससे समझाना है, एक्सप्लेन किससे करना है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे आपको डेफिनेशन किसकी लिखनी है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी है ना, मोलर डिप्रेशन पॉइंट की नहीं, है ना, ये ध्यान में रखना। डिराइव, और उसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन विच रिलेट्स मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट विथ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बेसिकली आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों का डेरिवेशन लगभग सेम ही रहता है, सिर्फ डिफरेंस कितना रहता है, जैसे जहाँ पे हमको फ्रीजिंग पॉइंट का लिख रहे हैं तो हमको के एफ डिनोट कर रहे हैं, है ना, बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम के भी लिखते हैं। आप लोग कुछ बच्चे इसमें ऐसा करते हैं, जैसे क्वेश्चन देखा और लिखना शुरू हो गए, है ना, ये भी नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हमको बॉइलिंग पॉइंट पूछा है और हम क्या लिख रहे हैं, टी एफ एंड के एफ ये लिख करके डिनोट करें। जब आप उसमें एफ लिख देंगे तो वो किसको एक्सप्लेन करेगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा, तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ करके फिर उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस यानी इसका बायो में क्या यूज़ है, ठीक है, वो देना है, प्लांट्स में, ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, किस तरह से इसका यूज़ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, इसका इम्पोर्टेंस आपको लिखना है। ठीक है, सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस दोनों एक ही चीज़ है।
उसके बाद आपका रीजनिंग क्वेश्चन भी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है, इन कोल्डर रीजन वाटर इज मिक्सड विथ इथाइलिन ग्लाइकोल। कोल्डर एरिया में जब व्हीकल के रेडिएटर में जो हम पानी डालते हैं तो पानी के साथ हम क्या मिक्स करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करते हैं। तो क्यों मिक्स किया जाता है उसका रीज़न आपको लिखना है। कोल्डर एरिया में, कोल्डर रीजन में क्या होता है, वाटर जल्दी फ्रीज हो जाता है, तो वो फ्रीज ना हो इसीलिए हम उसमें क्या मिक्स करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी एग्जाम में लिखें तो इन आंसर्स क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर इसका आंसर आप लिखें। ठीक है, आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है कि कैसे आंसर लिखना है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप टेलीग्राम चैनल में लिख सकते हैं, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।